नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे बीरमपुर गांव की उन खौफनाक गलियों में चलेंगे जहां सदियों पुराना एक श्राप आज भी जिंदा है। ये कोई आम डरावनी कहानी बिल्कुल नहीं है। ये लालच, धोखे और एक ऐसी खौफनाक दास्तान है जिसने पूरे के पूरे गांव को अपनी जकड़ में ले रखा है। हम बात कर रहे हैं ताबूत 3 की उन घटनाओं की जहां हर ढलती शाम अपने साथ एक नया खौफ लेकर आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस 400 साल पुराने रहस्य के पन्ने पलटते हैं। शुरुआत करते हैं मेघना के उस खौफनाक सपने से। सोचिए, एक शानदार महल है, एक राजकुमारी है और अचानक पीछे से कंधे पर एक रहस्यमयी हाथ। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं थी, बल्कि वो सपना था जिसने मेघना को पसीने से तरबतर कर दिया। मेघना और उसकी टीम तो बीरमपुर सिर्फ मृत्युंजय अमृत का एक सैंपल लेने आई थी, है ना? लेकिन अचानक से वो खुद को इस राजमहल में क्यों देख रही है? ये सपना दरअसल एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये साफ इशारा करता है कि आज बीरमपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसके तार बहुत पहले अतीत में बुने जा चुके थे। टेंशन सच में अपने चरम पर है। और यहीं से खड़ा होता है वो सबसे बड़ा सवाल। एक तरफ है आज के वक्त की एक आम लड़की मेघना, दूसरी तरफ है एक श्रापित गांव जिसके लोग सूरज ढलते ही घरों में दुबक जाते हैं, और तीसरी तरफ इतिहास के पन्नों में दफन एक खून की प्यासी डायन। आखिर इन तीनों के बीच ये 400 साल पुराना कनेक्शन है क्या? ये सवाल ही तो हमें इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। अतीत को गांव वाले भुलाना चाहते हैं, लेकिन वो अतीत उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इस बीच अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो बीरमपुर का माहौल सच में बहुत खौफनाक हो चुका है। शाम होते ही सभी लोग पुराने किले में छिपने को मजबूर हैं। 7 बजे का घंटा बजता है, अचानक मौसम बदलता है और कोहरे के बीच से एंट्री होती है तांत्रिक महाराज की। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि उनके शिष्य की जान जा चुकी है, इसलिए वो खुद इस खौफ से 2-2 हाथ करने आ पहुंचे हैं। और किले के सुरक्षित माहौल में तांत्रिक महाराज फैसला करते हैं कि इस खौफ का अंत करने के लिए हमें 400 साल पीछे जाना ही होगा। तो चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1626 में। महाराज विश्वजीत का शासन था और उनका राज्य एक भयंकर महामारी से जूझ रहा था। मदद की तलाश में निकले राजा का रथ बीच जंगल में टूट जाता है। वहीं कुएं पर उनकी नजर पड़ती है एक बेहद खूबसूरत आदिवासी महिला दमयंती पर। राजा उस पर इस कदर फिदा हो जाते हैं कि अगले ही दिन उससे शादी कर लेते हैं। इसी बीच राजकुमारी अपनी कठिन तपस्या से मृत्युंजय अमृत ले आती है। महामारी तो खत्म हो जाती है, लेकिन इसके तुरंत बाद एक बेहद चौंकाने वाली घटना होती है। जवान और बेहद खूबसूरत दिखने वाली नई रानी दमयंती अचानक से एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है। अब इस फर्क को देखिए, एक तरफ वो खूबसूरत आदिवासी महिला का दिखावा और दूसरी तरफ उसकी खौफनाक सच्चाई, एक 100 साल पुरानी डायन। राजा के लिए तो ये किसी भयानक सदमे से कम नहीं था। दमयंती ने खुद कबूल किया कि वो एक डायन है। दरअसल डायनें आमतौर पर जवान मर्दों को मारकर अपनी उम्र बढ़ाती हैं, लेकिन दमयंती ने ऐसा करना छोड़ दिया था, और इसी वजह से जैसे ही उसकी उम्र ने 100 साल का आंकड़ा छुआ, उसका वो सारा रूप रंग छिन गया। ये एक ऐसा सच था जिसने पूरे राज्य को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। और यहीं से आता है बर्बादी का वो खौफनाक नंबर 11। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि पूरे राज्य की मौत का फरमान है। दमयंती ने राजा के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि अगर वो एकादशी की रात से पहले 11 मुर्दों के खून से स्नान कर ले तो उसकी जान भी बच जाएगी और उसका वो जवानी भरा रूप भी वापस आ जाएगा। बस यहीं से राजा के उस अंधे और स्वार्थी पागलपन की शुरुआत होती है, जिसने एक हंसते खेलते राज्य को शमशान बना दिया। राजा अपनी नई रानी के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसने सारी हदें पार कर दी। पूरे राज्य में फरमान जारी हो गया कि जैसे ही किसी की मौत हो, उसका शव तुरंत उठा लिया जाए। ऐसे 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 10 शव चुराए गए और उनके खून से उस डायन को नहलाया गया। राजा की इस हरकत से पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। हम सब जानते हैं कि बिना अंतिम संस्कार के मृत आत्माओं को कभी शांति या मोक्ष नहीं मिलता। राजा का ये कदम सिर्फ अमानवीय नहीं था, बल्कि उन परिवारों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। लेकिन इस जुल्म के खिलाफ बेबस गांव वालों ने जो किया, वो इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। वो राजा की सेना से सीधे तो लड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बेहद गुप्त योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अब से गांव में अगर कोई मरेगा तो कोई रोएगा नहीं, कोई शोक नहीं मनाया जाएगा। आधी रात तक सब बिल्कुल शांत रहेंगे और फिर 4 लोग छिपकर उस शव को शमशान ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देंगे।
ये अपने प्रियजनों को मोक्ष दिलाने की एक बहुत ही मार्मिक और साहसी कोशिश थी। और इसी गुप्त विद्रोह से जन्म हुआ निशिर मोलो का। उस दौर में अर्थी को कंधा देने वालों को मोला कहा जाता था। और क्योंकि ये 4 लोग रात के गहरे अंधेरे में यानी निशी में निकलते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया निशिर मोलो। आज भले ही ये नाम सुनकर बीरमपुर के लोग खौफ से कांप उठते हों, लेकिन इतिहास गवाह है कि ये निशिर मोलो कोई राक्षस नहीं थे। ये तो वो निडर रक्षक थे जो अपनी जान की बाजी लगाकर गांव के मुर्दों को सम्मान और मोक्ष दिलाने का नेक काम कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती। 15 दिनों तक जब राजा को कोई शव नहीं मिला तो उसे शक हो गया और उसने अपने जासूस गांव में फैला दिए। फिर आई वो मनहूस शनिवार की रात। निशिर मोलो एक शव लेकर जा रहे थे, तभी राजा के जासूसों ने उन्हें घेर लिया। उन निहत्थे निशिर मोलो को बहुत ही बेरहमी से मार डाला गया और वो शव, जो असल में 11वां शव था, राजा को सौंप दिया गया। अगली सुबह दमयंती अपने उसी जवान अवतार में वापस आ गई। राजा का स्वार्थ तो पूरा हो गया, लेकिन इस धोखे ने बीरमपुर को वो श्राप दे दिया जो आज भी उनका पीछा कर रहा है। जब तांत्रिक महाराज ने पुराने किले में ये कहानी सुनाई तो वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। सबसे दिल दहला देने वाला सच पता है क्या है? जिन आत्माओं के नाम से आज गांव वाले थर-थर कांपते हैं, दरअसल उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी मौत हो चुकी है। जी हां, वो आज 400 साल बाद भी अपना वही अधूरा फर्ज निभाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आज भी अपने कंधों पर ताबूत उठाए सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की रक्षा करना चाहते हैं। और यही इस पूरी दास्तान की सबसे बड़ी और दर्दनाक विडंबना है। वो आत्माएं हर शनिवार की रात इसलिए भटकती हैं क्योंकि उसी रात उनके साथ धोखा हुआ था। अब अंधेरे में उन्हें जो भी जीवित इंसान दिखता है ना, वो उसे राजा का वही जासूस समझ लेते हैं जो उन्हें रोकने आया था। अपनी रक्षा और मृतकों के सम्मान को बचाने के उस 400 साल पुराने लूप में फंसकर वो आज के बेगुनाह लोगों को पकड़ लेते हैं। वक्त का खेल देखिए, जो कभी रक्षक थे, आज हालात ने उन्हें भक्षक बना दिया है। निशिर मोलो का सच तो हमारे सामने आ गया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। तांत्रिक महाराज का कहना है कि उस राजकुमारी, राजा और डायन दमयंती का आगे क्या हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, ये निशिर मोलो पूरे 400 साल बाद अचानक वापस क्यों जाग उठे? इन सारे सवालों के जवाब छिपे हैं बीरमपुर पुराण में, जिसे सदियों पहले राजमहल के किसी गुप्त कमरे में रखा गया था। उस पुराण तक पहुंचने के लिए अब तांत्रिक महाराज को एक बेहद खतरनाक अनुष्ठान करना होगा। तो अंत में ये सवाल हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है, उस प्राचीन किताब में ऐसा क्या दफन है, और इस पूरे श्राप में मेघना की क्या भूमिका है? इस खौफनाक रहस्य के अगले पन्नों में जो भी छिपा है, वो यकीनन हमारे रोंगटे खड़े कर देगा।